ताज़ा रिपोर्ट्स और जो इंडेक्स आए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये सब भारत के बारे में है और खासकर पिछले कुछ महीनों मतलब जुलाई से सितंबर 2025 के बीच जो जानकारी आई है। और देखिए कितनी अलग अलग चीजें हैं इसमें। हाँ। हवा की क्वालिटी है, ग्लोबल लीडरशिप पर बात है, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा का क्या हाल है, ऊर्जा संक्रमण, पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल, मतलब काफी कुछ कवर हो रहा है। सही। तो आज का अपना मिशन यही है कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें वो निकालें और समझें कि भाई अलग अलग पैमानों पर भारत आज कहाँ खड़ा है। हाँ, देखते हैं कि ये सब रिपोर्टें मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं, क्या कहानी कहती हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हवा की क्वालिटी से। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2025 की रिपोर्ट आई है। इसे शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। अच्छा। और इसमें एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में हवा का प्रदूषण, मतलब जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, हाँ, वो छोटे वाले कारण, वो स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। और इसकी वजह से देश में लोगों की औसत उम्र, आप सोचिए, 5.3 साल कम हो रही है। 5.5 साल, ये तो बहुत ही गंभीर आंकड़ा है ना। WHO की गाइडलाइन तो है कि PM 2.5 का लेवल 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा ना हो। सिर्फ 5 म्यूजियम क्यूब। और भारत का औसत 41 माइक्रोग्राम क्यूब, मतलब 8 गुने से भी ज्यादा। बिल्कुल। और ये PM 2.5 इतने खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में खून में पहुंच जाते हैं। सही कहा। और रिपोर्ट का खास जोर उत्तरी भारत पर है, जैसा आपने कहा, वहां तो हालत और भी खराब है। हाँ, दिल्ली में तो 8.2 साल उम्र कम होने की बात है। दिल्ली में 8.2 साल, हरियाणा में 5.5, उत्तर प्रदेश में 5 साल। ये बहुत चिंताजनक है। और ये सिर्फ कुछ शहरों की नहीं, पूरे उत्तरी मैदानी इलाके की बात है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? आंकड़ा बहुत बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 54.4 करोड़ लोग, मतलब लगभग 55 करोड़ लोग उत्तरी भारत में इस जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। बाप रे। और इसका असर सिर्फ उम्र कम होने तक सीमित नहीं है। लोगों की रोज की सेहत, बीमारियों पर खर्च, प्रोडक्टिविटी, सब पर असर पड़ता है। ये एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य से ही जुड़ी एक और रिपोर्ट पर आते हैं। WHO की रिपोर्ट है, जुलाई में आई थी, हेल्थ केयर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर। हाँ, ये भी काफी चर्चा में थी। WHO मान रहा है कि AI में जबरदस्त क्षमता है, बीमारियों का पता लगाने में, इलाज में, रिसर्च में, नई दवाएं बनाने में। लेकिन WHO ने सिर्फ तारीफ नहीं की, उन्होंने कुछ बहुत जरूरी सवाल भी उठाए हैं, नैतिक सवाल। जैसे कि मरीजों का जो डेटा इस्तेमाल होगा, उसकी प्राइवेसी कैसे मेंटेन होगी? कहीं AI के एल्गोरिदम में कोई भेदभाव तो नहीं होगा? मतलब क्या सबको इसका फायदा बराबर मिलेगा? हाँ, ये तो अहम सवाल है। बिल्कुल। भारत जैसे देश जहां रिसोर्स थोड़े कम हैं, वहां AI बहुत काम आ सकता है। लेकिन ये जो नैतिक पहलू हैं, डेटा प्राइवेसी है, बराबरी है, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सही बात है। रिपोर्ट में किसी पहल का जिक्र भी था शायद। हाँ, एक AI से हाथ मिलाना जैसी पहल का जिक्र है। मतलब पुराने तरीकों के साथ AI को जोड़कर जेनेटिक बीमारियों को समझने की कोशिश। अच्छा। और बस जानकारी के लिए, WHO 7 अप्रैल 1948 को बना था, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, चलिए अब जरा ग्लोबल स्टेज पर देखते हैं भारत की क्या स्थिति है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ये रिपोर्ट जुलाई में आई। हाँ, पासपोर्ट की रैंकिंग। इसमें भारत की रैंकिंग सुधरी है। पिछले साल हम 83वें नंबर पर थे, अब 77वें पर आ गए हैं। अच्छा, 77वीं रैंक। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय पासपोर्ट होल्डर अब 59 देशों में बिना वीजा लिए जा सकते हैं। देखिए, ये रैंकिंग सिर्फ घूमने फिरने की आसानी नहीं दिखाती है। ये असल में किसी देश के डिप्लोमेटिक रिश्ते कैसे हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध कितने मजबूत हैं और उसके नागरिकों के लिए दुनिया में आर्थिक अवसर कितने हैं, इसका भी एक तरह से संकेत देती है। तो 77वीं रैंक का मतलब सुधार तो है? सुधार जरूर है। हालांकि अगर आप टॉप के देशों से तुलना करें, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, जिनके नागरिक 190 से ज्यादा देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, तो उनके मुकाबले अभी काफी सफर बाकी है। हाँ, वो तो है। और पाकिस्तान की रैंक क्या थी इसमें? पाकिस्तान की रैंक 96वीं थी। तो हाँ, भारत की स्थिति बेहतर हुई है। अच्छा, ग्लोबल लेवल पर एक और दिलचस्प आंकड़ा लीडरशिप अप्रूवल रेटिंग का है। मॉर्निंग कंसल्ट, जो अमेरिका की डेटा फर्म है, उनका मई 2024 का सर्वे था। हाँ, वो सर्वे जिसमें PM मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा थी। बिल्कुल, 75% अप्रूवल रेटिंग, उस समय दुनिया के नेताओं में टॉप पर।
हाँ, उस सर्वे में उनके बाद दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग थे 59% के साथ, अर्जेंटीना के जावियर मिली 57%, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 54%, यूके के ऋषि सुनक 53%, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज 56%, और फिर जर्मनी के ओलाफ स्कोल्स, फ्रांस के मैक्रॉन, अमेरिका के जो बाइडेन भी थे, उनकी रेटिंग 44% के आसपास थी। और ये लगातार 7वीं बार था मई 2024 में कि पीएम मोदी लिस्ट में टॉप पर थे। हाँ, ये दिखाता है कि मतलब दुनिया भर में जो भी चुनौतियां चल रही हों, उनकी घरेलू लोकप्रियता काफी मजबूत बनी हुई थी उस वक्त। ठीक है। अच्छा, अब वापस देश के अंदर आते हैं, देखते हैं विकास और सुरक्षा के मोर्चे पर क्या चल रहा है। जुलाई 2025 में नीति आयोग और जो डोनर मंत्रालय है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, हाँ, उन्होंने यूएनडीपी के साथ मिलकर पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 जारी की। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। हाँ, वो 17 लक्ष्य जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये जो सूचकांक है, ये पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, उनके सभी जिलों की इन लक्ष्यों पर क्या प्रगति है उसे मापता है। एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जिलों का। अच्छा, तो कौन सा जिला सबसे आगे रहा? इसमें सिक्किम का जो पूर्वी सिक्किम जिला है, वो 81.43 के स्कोर के साथ टॉप पर रहा। और सबसे पीछे? सबसे पीछे रहा नागालैंड का किफीर जिला। त्रिपुरा के गोमती और पश्चिम त्रिपुरा जिले भी टॉप 3 में थे। रिपोर्ट में किसी खास लक्ष्य में सुधार की बात भी है। हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि खासकर लक्ष्य 7 यानी सस्ती और साफ ऊर्जा और लक्ष्य 12 यानी जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, इनमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। अच्छा। और असम में गरीबी कम होने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सफाई में सुधार का भी जिक्र है। देखिए, ऐसे जो इंडेक्स होते हैं, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़े काम के होते हैं। कैसे? किन इलाकों पर, किन लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ रिसोर्स लगाने हैं। सही बात है। अच्छा, विकास तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा, इस पर भी एक रिपोर्ट आई थी जुलाई में, नारी 2025 रिपोर्ट। हाँ, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा रिपोर्ट और सूचकांक। इसमें 41 शहरों की रैंकिंग की गई है। और ये किस आधार पर है? ये करीब 12,770 महिलाओं के सर्वे पर आधारित है। तो कौन से शहर सबसे सुरक्षित माने गए इस सर्वे में? ओवरऑल अगर देखें तो मुंबई, कोलकाता और कोहिमा को सबसे सुरक्षित पाया गया। अच्छा, मुंबई, कोलकाता, कोहिमा। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि टॉप 10 सुरक्षित शहरों में से 6 दक्षिण भारत के हैं। चेन्नई, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, अजमेर, गंगटोक जैसे शहर भी टॉप लिस्ट में शामिल हैं। और ये रैंकिंग करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखा गया? कई फैक्टर्स देखे गए, जैसे क्राइम रेट क्या है, पुलिस कितनी प्रभावी है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी, अर्बन प्लानिंग कैसी है। इन सब चीजों को मिला के रैंकिंग बनी। लेकिन इसमें एक चिंता की बात भी थी शायद। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। सर्वे में ये भी सामने आया कि कई शहरों में लगभग 86% महिलाओं ने कहा कि वो रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए या अकेले चलते हुए असुरक्षित महसूस करती हैं। 86%? बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भले ही रैंकिंग में शहर ऊपर हों, लेकिन जमीनी हकीकत, महिलाओं का जो अनुभव है, वो अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण है। बहुत काम करने की जरूरत है इस पर। सही कहा, 86% तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। खैर, सुरक्षा के बाद अब जरा शिक्षा की तरफ आते हैं। शिक्षा मंत्रालय की 2024-25 की यूडीसी प्लस रिपोर्ट। हाँ, यूडीसी प्लस मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये स्कूलों का सारा डेटा इकट्ठा करता है। तो इसमें क्या खास बातें निकल कर आईं? इसमें कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे जो छात्र शिक्षक अनुपात है, पीटीआर यानी एक टीचर पर कितने छात्र, हाँ, उसमें सुधार हुआ है। 2014-15 में प्राइमरी में एक टीचर पर 18 बच्चे थे, अब 17 हैं, और सेकेंडरी में तो 21 से घटकर 21 हो गया है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मतलब टीचर अब बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल। और स्कूलों में लड़के लड़कियों के बीच जो अंतर था, वो भी कम हुआ है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स जीपीआई वो लगभग 1.0 पर पहुंच गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और जो SC/ST बच्चे हैं, उनके नामांकन का क्या हाल है? उसमें भी सुधार है। SC बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है, ST बच्चों का भी बढ़ा है। तो मतलब पहुंच और बराबरी दोनों मामलों में प्रगति दिख रही है। ये तो काफी सकारात्मक रुझान है। लेकिन क्या कोई चिंता की बात भी है इस रिपोर्ट में? एक छोटी सी बात यह है कि जो कुल बच्चे स्कूल जा रहे हैं,
क्लास 1 से 12 तक, उनकी संख्या में हल्की सी गिरावट आई है। ओह, कितनी? पिछले साल 24.8 करोड़ थे, इस साल 24.67 करोड़। मतलब बहुत मामूली गिरावट है। जी। लेकिन इसके कारण देखने होंगे। हो सकता है डेमोग्राफी बदल रही हो या डेटा कलेक्शन में कुछ फर्क हो। लेकिन ओवरऑल जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, GER, यानी स्कूल जाने लायक उम्र के कितने बच्चे स्कूल में हैं, उसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी तीनों लेवल पर सुधार हुआ है। तो बड़ी तस्वीर तो पॉजिटिव ही है। चलिए, ये अच्छी बात है। अब जरा अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की तरफ रुख करते हैं। अगस्त 2025 में एक बड़ी खबर आई थी। भारत वियतनाम को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया पहल की सफलता को भी दिखाता है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े जबरदस्त हैं। भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 74 गुना बढ़ा है। पहले कोई 3.8 करोड़ यूनिट बनते थे, अब 119 करोड़ यूनिट से ज्यादा। 74 गुना? हाँ, और जुलाई 2025 तक इस मार्केट की कुल वैल्यू $227 अरब पहुंच गई थी। ये दिखाता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी ताकत बन रहा है। और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, शायद ग्रीन हाइड्रोजन में भी कुछ था। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्टों के मुताबिक भारत ग्रीन हाइड्रोजन की जो 5 प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिन्हें 5 पैलन प्रोजेक्ट्स कहा जा रहा है, उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। ये भविष्य की ऊर्जा के लिहाज से बहुत अहम है। सही। टेक्नोलॉजी और भविष्य की ऊर्जा की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, EVs, इनका जिक्र तो बनता है। अगस्त में नीति आयोग ने एक EV मोबिलिटी इंडेक्स IMI लॉन्च किया। ये क्या चीज है? ये इंडेक्स बेसिकली राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करेगा कि वो EVs को अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। अच्छा, मतलब कौन सा राज्य कितना रेडी है EVs के लिए? हाँ, इसके 3 मेन पिलर हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ा है, मतलब चार्जिंग स्टेशंस वगैरह। दूसरा, सरकार की पॉलिसी और नियम कितने सपोर्टिव हैं। और तीसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट पर कितना फोकस है। और स्कोर कैसे मिलेगा? राज्यों को 100 में से स्कोर दिया जाएगा। इसका लॉन्च कैबिनेट सेक्रेटरी श्री राजीव गौबा ने किया था और ये पहल भारत का जो 2070 तक नेट जीरो का टारगेट है, हाँ, कार्बन एमिशन जीरो करने का, उससे भी जुड़ी हुई है। EVs को बढ़ावा देना उस लक्ष्य का एक अहम हिस्सा है। सही। ऊर्जा क्षेत्र में ही एक और इंडेक्स आया है, राज्य ऊर्जा संक्रमण सूचकांक CT 2024। इसे BEE और MNRE ने जारी किया है। हाँ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। सिटी का मकसद ये देखना है कि राज्य क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये किन पैमानों पर मापता है? इसके 4 मेन डायमेंशन हैं। राज्यों का परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितने तैयार हैं, रेडीनेस, उनकी पॉलिसी कैसी है और ओवरऑल इकोसिस्टम कितना सपोर्टिव है। और इसके आधार पर राज्यों को कैटेगराइज किया गया है? हाँ, 4 कैटेगरी हैं। अचीवर्स, जिनका स्कोर 60% से ज्यादा है। फिर एस्पिरेंट्स 50-60%, कंटेंडर्स 30-50% और आकांक्षी 30% से कम। तो अचीवर्स में कौन कौन है? गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा और यूपी अचीवर्स कैटेगरी में है। और बाकी? आंध्र प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्य 50-70% वाले बैंड में हैं, मतलब एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। ये इंडेक्स एक तरह से राज्यों के बीच हेल्दी कंपटीशन बढ़ाता है कि वो एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाएं। ये अच्छी बात है। अच्छा, सुधारों की बात चल रही है तो अगस्त में शहरी नियोजन मतलब अर्बन प्लानिंग पर भी एक हाई पावर्ड कमेटी HPC बनी है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बनाई है। इसका काम है अर्बन प्लानिंग के तरीकों में सुधार के लिए सिफारिशें देना। मतलब शहरों को भविष्य के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल। और ये शायद भारत का जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का विजन है, उससे भी जुड़ा हुआ है। शहरों का विकास उसमें बहुत अहम रोल निभाएगा। और इसी तरह की कमेटी शायद टेक्सटाइल्स के लिए भी बनी है। हाँ, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए एक हाई पावर्ड ग्रुप HPG बनाया है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब वो खास तरह के कपड़े जो स्पोर्ट्स, मेडिकल इंडस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं। अच्छा। इसमें नीति आयोग, DRDO और NCPEDP यानी नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल के लोग शामिल हैं। मकसद है इस सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक है, अब जरा शिक्षा और कला के क्षेत्र में कुछ नई चीजें देखते हैं। IGNOU यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई में एक बड़ा अनोखा कोर्स शुरू किया। हाँ। कौन सा? सैंड आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, रेत कला में PG। अरे वाह, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, सैंड आर्ट में PG। हाँ, भारत में अपनी तरह का पहला कोर्स है
और इसे स्वयं प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प पहल है, मतलब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको हायर एजुकेशन से जोड़ना। इग्नू तो वैसे भी इनोवेटिव कोर्सेज के लिए जाना जाता है, 1985 में बना था ये। सही। और कला शिक्षा में एक और अवार्ड का जिक्र था। सूरजकुंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। अच्छा। किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आर्ट एजुकेशन में। बहुत बढ़िया। कुछ और छोटे मोटे अपडेट्स भी हैं शायद। हाँ, एक तो NIPCCD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका नाम बदल गया है, अब वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है। अच्छा, पब्लिक कोऑपरेशन हट गया। हाँ, ये संस्था 1966 से है और चाइल्ड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग और रिसर्च का काम करती है। इसके कई रीजनल सेंटर भी हैं, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर, मोहाली में। और एक और बात है जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की भूमिका दिखाती है। भारत ने हाल ही में मसाला और पाक जड़ी बूटियों पर जो कोडेक्स कमेटी है CCSCH, उसकी 88वीं बैठक होस्ट की। कोडेक्स कमेटी ये क्या करती है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के स्टैंडर्ड्स तय करती है। ये स्टैंडर्ड ट्रेड और फूड सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा। और ये जो मसालों वाली कमेटी है CCSCH, इसका सेक्रेटेरिएट भारत के स्पाइसेस बोर्ड के पास है। तो ये दिखाता है कि मसालों के मामले में भारत कितना अहम है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा कोडेक्स की मेन बॉडी CAC और दूसरी कमेटियों की भी बैठकें हुई थीं, जैसे CCX, CCFV जो फूड स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करती हैं। तो मतलब आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हवा की क्वालिटी से लेकर हमारी उम्र पर उसका असर, दुनिया में भारत की रैंकिंग, लीडरशिप अप्रूवल, महिलाओं की सुरक्षा की चिंताएं, शिक्षा में हो रहे सुधार, ऊर्जा में बदलाव की कोशिशें, मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आगे बढ़ना। सही। तो ये सब मिलकर एक, क्या कहेंगे, एक मिलीजुली कॉम्प्लेक्स तस्वीर पेश करते हैं ना? बिल्कुल। कहीं अच्छी खबरें हैं तो कहीं चिंताएं भी हैं। बिल्कुल। अगर सार निकाले तो यही है कि भारत कुछ मोर्चों पर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ग्लोबल स्टेज पर उसकी पहचान बढ़ रही है। कुछ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे शिक्षा में बराबरी, इनमें वाकई तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही कुछ पुरानी और गंभीर चुनौतियां, जैसे हवा का प्रदूषण जो हमने शुरू में बात की, अलग अलग इलाकों के बीच विकास का जो अंतर है, महिलाओं की सुरक्षा, ये अब भी बनी हुई हैं। और ये सारी रिपोर्टें एक बात पर बहुत जोर देती हैं कि सही डेटा होना और उस डेटा के आधार पर नीतियां बनाना और फिर प्रगति पर नजर रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो अंत में एक सवाल, एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। देखिए, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है, और दूसरी तरफ AI जैसी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, दोनों बातें हैं। तो सवाल ये है कि अगले साल जब इस तरह की रिपोर्टें आएंगी तो उनमें हमें क्या अलग देखने को मिल सकता है? क्या ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये हवा की क्वालिटी या क्षेत्रीय असमानता जैसी जो बड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, उनका हल निकालने में ज्यादा मददगार साबित होगी, या कहीं ये खाई और तो नहीं बढ़ा देगी? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। टेक्नोलॉजी का असर कैसा होगा इन चुनौतियों पर? हाँ, तो इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने